नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी रांची नशे का ट्राई जंक्शन बन चुका है। नशे के सौदागर न सिर्फ सड़क मार्ग, अब रेलवे मार्ग का भी इस्तेमाल करके तस्करी लगातार कर रहे हैं। ऐसे में नशे के इस कॉरिडोर पर लगाम लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। रांची में अफीम की फसल खेतों से निकलकर गोदामों तक पहुंच गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ रांची में ही करीब 100 एकड़ से अधिक की फसल को नष्ट किया जा चुका है। बावजूद इसके करोड़ों की अफीम रांची में तस्करी की जा रही है। हाल के दिनों में अफीम तस्करी गिरोह की गिरफ्तारी और अफीम की बरामदगी इस बात के सबूत हैं। हम लोग के स्टडी में हम लोग इसको फोकस मांगे चलते हैं कि नशा खुरानी को, ड्रग्स नारकोटिक्स को, इलीगल लिकर कंट्रोल किया जाए तो बहुत सारे क्राइम्स को अवॉइड किया जा सकता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों की तैयारी होती है। और आप लास्ट 6 महीना का यदि हम लोग का स्टडी करते हैं, पाएंगे कि बहुत भारी पैमाने पे जो बात उड़ीसा की कर रहे हैं, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट उसकी बात करेंगे, तब देखेंगे कि बहुत भारी मात्रा में आपको गांजा का बहुत सारी रिकवरी हुई है, लोग पकड़ाए हैं, बहुत सारे ट्रेल मिले हैं, साथ ही ब्राउन शुगर, स्मैक ब्राउन की भी रिकवरी हुई है। रांची में 100 एकड़ से ज्यादा में लगी अफीम की फसल नष्ट। अब भी रांची में मौजूद है 100 करोड़ की अफीम। दिल्ली, यूपी, बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रांची की अफीम की डिमांड। ओडिशा से रेल मार्ग के जरिए रांची में गांजे की सप्लाई। रांची से यूपी और दिल्ली तक गांजे की सप्लाई। अफीम के लिए यूपी और बंगाल के तस्कर पहुंच रहे हैं रांची। रांची में अफीम के खिलाफ हुई कार्रवाई इस ओर इशारा करती है कि रांची में नशे के सौदागर लगातार एक्टिव हैं। 9 मार्च 2021 को नगड़ी में कई किलो अफीम के 7 आरोपी गिरफ्तार। 10 मार्च 2021 को 2 किलो अफीम, 7 बोरा डोडा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 14 अप्रैल 2021 को नगड़ी में 4 किलो अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 16 अप्रैल 2021 को 6 किलो अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 21 मई 2021 को 87 बोरा डोडा बरामद, 3 गिरफ्तार। 14 जुलाई 2021 को 95 किलो गांजा बरामद। 13 अगस्त 2021 को ओरमांझी में 5 किलो अफीम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 8 अगस्त 2021 को 130 किलो गांजा बरामद। 1 दिसंबर 2021 को नामकुम में 86 किलो गांजा बरामद। 14 दिसंबर 2021 को तमाड़ से 3 किलो अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार। 5 मार्च 2021 को तमाड़ से 30 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 6 मार्च 2022 को 2.5 किलो गांजा और आधा किलो अफीम बरामद। 23 मार्च 2022 को नामकुम में 4 क्विंटल डोडा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 25 मार्च को दशमफॉल से 9 किलो अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हाल के दिनों में लगातार रेलवे रूट से भी ओडिशा का गांजा बरामद किया जा रहा है, जिसका बाजार यूपी से दिल्ली तक है। हाल के दिनों में आरपीएफ और जीआरपी के ज्वाइंट ऑपरेशन में 130 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। अभी जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है विगत काफी समय से कि उड़ीसा से गांजा आता है अलग अलग माध्यम से और रांची से फिर दिल्ली जाता है। दिल्ली और उत्तर भारत के बहुत सारे एरिया, बनारस और उधर क्षेत्र में इधर यहाँ से जाता है। तो ये एक तरह से ट्रांजिट पॉइंट बन रहा है, लेकिन हम लोग भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार हम लोगों को इसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। बहरहाल सड़क के साथ रेलवे के रास्ते नशे की तस्करी से चुनौतियां बढ़ गई हैं। रांची नशे के कारोबार का कॉरिडोर बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं धनबाद में कोयला चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ गंभीर है। यही वजह है कि कोयला चोरी रोकने के लिए सभी कोल डंप आउटसोर्सिंग में कैमरे लगाए जाएंगे और 1,500 सीसीटीवी और ड्रोन से कोयला चोरों पर नजर रखी जाएगी। अब नहीं बचेंगे धनबाद के कोयला चोर। तीसरी आंख में हो जाएंगे कैद। ड्रोन से होगी कोलियरी की निगरानी। धनबाद यानी काले सोने की खान, जहां कोयले के लिए खून भी बहता है और पसीना भी। धनबाद में बीसीसीएल की कई खदानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन उन बंद पड़ी खदानों से भी कोयले की चोरी और अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। यही नहीं, कोलियरी और आउटसोर्सिंग से कोयला चोरी आम बात है।
जिससे बीसीसीएल को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब ये चोरी बंद होने वाली है, क्योंकि इस तरह की चोरी को लेकर सीआईएसएफ काफी गंभीर है। कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए सीआईएसएफ के डीआईजी ने कोल कंपनी के सीएमडी और जीएम के साथ बैठक की। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। सीआईएसएफ डीआईजी विजय कजला के अनुसार कोयला चोरी रोकने के लिए सभी कोल डंप आउटसोर्सिंग में कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं कोयला चोरों पर भी नजर रखने के लिए 1500 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यही नहीं, ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी। बहुत इलीगल माइनिंग या फिर कोल डंप से चोरी, इसके लिए थोड़ी और रिसोर्सेज लॉजिस्टिक्स की भी डिमांड की गई। इस साल सीएमडी साहब ने ये भी आश्वस्त किया कि हम एयरटेल के साथ मिलकर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस सिस्टम भी बनाने वाले हैं। उस सर्वेलेंस के तहत करीब 1300-1400 कैमरे एडिशनल लगेंगे। बेटर वो वे ब्रिजेस का भी ऑटोमेशन की तरफ बात हुई कि वो ऑटोमेटिक गाड़ी आए, खड़ी हो और उसका डेटा अपडेट हो जाए। इतना पेपर वर्क धीरे धीरे कम हो पाए। कुछ कंप्यूटराइजेशन हुआ है, पर अभी और करने की संभावना। कोयला चोरी से सरकार को राजस्व का नुकसान तो होता ही है, आए दिन खदानों में हादसे भी हो जाते हैं। इस नई पहल से इस बात की एक उम्मीद जगी है कि शायद धनबाद में कोयला चोरी और अवैध कोयले के कारोबार पर विराम लग जाए। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की एक और बड़ी और हैरान करने वाली लापरवाही सामने आई है। मानसिक रूप से बीमार मरीज को गलतफहमी में ट्रॉली मैन ने मृत मानकर पोस्टमार्टम रूम में छोड़ दिया। महिला सफाई कर्मी के मुताबिक सुबह सफाई के दौरान अचानक वो बीमार शख्स उसके सामने नग्न हालत में खड़ा मिला, जिसे महिला सफाई कर्मी ने भूत समझ लिया और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। गार्ड को सूचना देने के बाद मरीज की खोजबीन की गई। फिलहाल मरीज न्यूरो वार्ड में भर्ती है। वहीं रिम्स प्रबंधन ने मानसिक रूप से बीमार मरीज का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। पड़ा हुआ है, जब हम डर गए तब उसके बाद बाबू को आवाज दिए, बाबू आते देख तो कौन आदमी। फिर पूरा गार्ड उठ सब आ गए। हम लोग देखना बाबू पता नहीं पोस्टमार्टम में इतना पता नहीं जिंदे आदमी घूम रहा है, गम लगते उठते। पब्लिक भीड़ हो गया, भीड़ होने के बाद फिर सब कुछ देखने होंगे भैया अंदर। फिर उतने में अभी गार्ड जी भी आ गए, वो गार्ड जी भी देखे, मन में डर लगा कि हाँ एकदम चौंक गए बाबू। हाँ हम अरे बाप रे बाप कौन चीज है, तब जाके बाबू को बुलाए, ए बाबू आना जल्दी से निकल के, कौन चीज है पता नहीं लगा। देखो ना। और बोकारो में महिला बैंक कर्मी ने रांची एटीएस में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर रवि सिंह पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती ने शादी से मुकरने का आरोप लगाते हुए सिटी थाने में मामला दर्ज किया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद सब इंस्पेक्टर आज समझौते के लिए थाने पहुंचे, जहां उसने पीड़ित लड़की से बात करनी शुरू कर दी और मौका देखकर वहां से फरार हो गया। पुलिस रवि की तलाश में जुट गई है। पीड़िता ने बताया कि आज रवि सिंह की शादी हो रही है। सब इंस्पेक्टर रवि सिंह बोकारो सेक्टर 1 का रहने वाला है। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई, ये मेरे बैंक आना जाना करते थे। उसके बाद इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा, तो मैंने इनको बोला कि सब कुछ हम लोग तरीके से करेंगे, पारिवारिक चीज़ है, परिवार में बात करके। उसके बाद इन्होंने मुझसे शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाया। पिछले साल इन्होंने मुझे बोला कि मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मैंने बोला आप जब अगर ऐसा था, शादी का हमने सोचा था, तो आप अपने घर पे बात करिए। इनका कहना था कि मैं जाता हूँ, लड़की देख करके आता हूँ, मैं ना कर दूँगा। मैंने इनकी बातों पे भरोसा करके इन्हें जाने दिया। वहाँ से आने के बाद इनके मिजाज कुछ बदले जैसे लग रहे थे। फिर इन लोगों ने मुझसे सब कुछ छुपाया। इनका एंगेजमेंट भी तय हो गया था। अभी कल देर शाम मुझे ये पता चला कि इनकी शादी हो रही है। जब मैंने बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 1 जब मैंने इनको कॉल किया तो ये मेरा फ़ोन ब्लॉक कर चुके थे। और गुमला से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां प्लास्टिक में नवजात शिशु झाड़ी में फेंका हुआ मिला, जिसे सड़क से गुजरती एक महिला ने रोने की आवाज सुनने पर बच्चे को प्लास्टिक से निकालकर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां नवजात की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। नवजात किसका है और झाड़ी कैसे आया, इसका खुलासा तो अब तक नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गैस्ट्रिक कंडीशन में है और प्रीटर्म बेबी है,
टाइम से पहले डिलीवरी हुआ है। बच्चे का शुगर देखा गया, बच्चे का शुगर तो नॉर्मल दिखा रहा है, बट गैस्ट्रिक कंडीशन में है और भी उसका हाइपोथर्मी में है पेशेंट, टेम्परेचर लो जा रहा है। इस तरह से कहा जा सकता है बच्चा की स्थिति काफ़ी नाजुक है। अभी क्या प्राथमिक ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है? हम लोग उसको ग्लूकोज दे रहे हैं, जो दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, रेडिएंट वार्मर दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, एक्सटर्नल हीट। हम लोग को वहाँ पे पालकोट स्थित कॉलेज रोड से में लगभग ये जो NH है ना, वहाँ से 150 मीटर का दूरी में बच्ची झाड़ी में फेंका हुआ अवस्था में मिला था। तो फिर उसके बाद वहाँ से लेके आए और स्थानीय प्रशासन को इसका सूचना दिए। उसके बाद पालकोट हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराएं, वहाँ से फिर रेफर करवा के यहाँ गुमला सदर हॉस्पिटल लेके आए। कितना बजे मिला था? 10 बजे करीब। आज आपका परिचय? मेरा नाम रोशन कंसारी है। हम इससे पहले चाइल्ड लाइन में टीम मेंबर के रूप में काम कर चुके हैं। अभी वर्तमान में अभी हम घर में ही रहते हैं और ये नाबार्ड के द्वारा एक FPO है जो चलता है गांव में, FPO में काम करते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बार फिर बड़ा हमला उन्होंने किया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि झारखंड सरकार आकंठ लूट में डूबी है और वो हेमंत सोरेन को गद्दी से हटाकर ही दम लेंगे। बाबूलाल मरांडी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय के बीच आरोप प्रत्यारोप पर भी प्रतिक्रिया दी। बाबूलाल मरांडी ने गलत तरीके से मुख्यमंत्री के खनन पट्टा लेने को लेकर भी तंज कसा है। बाबूलाल ने कहा कि न केवल स्वास्थ्य मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री को भी इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। कौन दोषी पाए जाएंगे? सरकार थी, श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी। मानो समझ रहे थे कि उग्रवाद समाप्त से हो गए थे, लोग भाग खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, आज झारखंड में फिर से उग्रवाद जगह जगह पर अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज करा रही है। कहने का अर्थ है कि जो सरकार की जो पहली ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, राज्य को भय मुक्त प्रदेश बनाना, लेकिन आज राज्य की हालत बिल्कुल खराब है। इस प्रदेश के अंदर में इस बार रामनवमी के समय भी राज्य के ढेर सारे जिलों में काफ़ी हिंसक घटनाएं हुई। यानी राज्य की ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो बिल्कुल साफ दिखता है। तो राज्य की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं है। जब सरकार को बने हुए तो अब 27 महीना ना बल्कि 28 महीना हो रहा है। अब 28 महीना का कालखंड कम नहीं होता है, बहुत लंबा होता है। और बोकारो में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार पर हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य का सरकार ख्याल नहीं रख रही। अर्जुन मुंडा ने देश में शोभा यात्रा के दौरान पथराव के मामले को लेकर कहा कि ये सर्वधर्म स्वभाव के खिलाफ है। राज्य में जो चीज़ें आप बता रहे हैं यदि वो सही है तो मैं मानता हूं कि राज्य में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि राज्य इसलिए नहीं बना। राज्य संपूर्ण लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला करना और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोयला क्षेत्र में और बाकी चीज़ों में जिस तरीके से आज हम सुन रहे हैं, अगर ये सही है तो ये तो बहुत विडंबना की बात है। वहीं झारखंड में एक साथ 32 बीडीओ के तबादले को लेकर आज बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के पदस्थापन को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। वहीं मुलाकात के बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय ने कहा कि 1-2 अधिकारियों का पदस्थापन आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में पदस्थापन करना कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है। लगता है कभी विशेष परिस्थिति में 1-2 ऐसे जरूरत पड़ जाए तो आप परमिशन लेके जो भी प्रावधान है उसके तहत कर सकते हैं, लेकिन इतने मास लेवल पर 32 अधिकारियों का तबादला ऐन चुनाव के बाद जब अगले दिन से नामांकन शुरू होने वाला है आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह
आशंका होता है इससे कि आने वाले चुनाव कहीं प्रभावित न हो जाएं, लोगों को बीच में गलत संदेश न चला जाए। इसलिए हम लोग आए थे आज निर्वाचन आयोग से, हम लोगों ने मांग रखा है कि इसको रोका जाए